नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है विद्या गुरुकुल में। उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे और तरोताजा होंगे, है ना। मौसम बड़ा ही गंभीर है क्योंकि ठंड का मौसम चरम सीमा पे है। आप जान रहे हैं कि हो सकता है कि माइनस में भी चला जाए, लेकिन उम्मीद करते हैं माइनस में आप नहीं जाएंगे क्योंकि ये सियाचिन के करीब नहीं है। आप हरियाणा में रहते हैं, आप कई भारत के ऐसे राज्य जहां से देख रहे होंगे इसे, लेकिन इतना जान लीजिए कि जो हरियाणा और दिल्ली और खास करके राजस्थान के करीब रह रहे हैं उनको ठंड का एहसास तो ज्यादा ही हो रहा होगा, क्योंकि सामने ही आपका हिमालय पर्वत है और उसकी हवाएं और उसके साइबेरिया की जो हवाएं चलती है वो कहीं ना कहीं आपको जरूर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट प्रभावित करता होगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज का क्लास का मुख्य उद्देश्य ये है कि सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि अगर आपको किसी भी एग्जाम में पास होना है तो सबसे पहले सोचना बंद कर दीजिए। किसी को भी आप एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए। एक्सक्यूज देने से क्या होता है, अपने खामियों को लोग प्रदर्शित करते हैं। मतलब मजबूरी, कहते हैं ना कि मजबूरी है सर, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मजबूरी का चादर से आप अपनी खामियों को क्या करते हैं, दबाते हैं, उसको ढकने का प्रयास करते हैं। हमें अगर आप किसी चीज में किसी को एक्सक्यूज दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर खामियां हैं। समझ में आ गया होगा बात। तो मेरे ख्याल से इस तरह के बहाने आपको जीवन में नहीं करना चाहिए कि आज हमारे पापा जी यहाँ जा रहे हैं, आज हमारे माता जी खाना बना रहे हैं, आज हमारे गुरु जी का जन्म दिवस है, आज हमारे दोस्तों का जन्म दिवस है। हम तो आपको ये कह देंगे कि भाई किसी का भी जन्म दिवस हो, अगर आपके अपने होंगे तो आपको कभी कोई नहीं भूलेगा। आप इतना लोगों को याद करते हैं, आपको कौन याद करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और याद करने का भी एक तरीका होता है कि किस उद्देश्य से आपको याद किया जा रहा है ना। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए मेन मुद्दे पे आते हैं। और आज का थीम ये है कि अभ्यास। अभ्यास का मतलब है प्रैक्टिस। अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी आप चीज पर अगर अभ्यास करेंगे तो वह आपका अपना हो जाएगा। मतलब किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जानवर को, किसी पशु पक्षी को यदि आप समय देना शुरू करें तो वह चीजें आपको अच्छा लगने लगेगा और निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि वह आपका हो जाएगा। कई बार यह थ्योरी कहा जाता है कि भाई जिसको आप समय दिए वो समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो चीज आपके हो जाता है ना। तो जिसको समय देंगे वो आपका हो जाएगा। वो आप किताबों को समय देंगे तो किताब आपका हो जाएगा। अगर आप और चीजों को समय देंगे तो वो आपका हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन कितना वफादार है। तो विद्या ददाति विनयम कहा जाता है। अगर आप विद्या से संपर्क साधेंगे, विद्या को करीब रखेंगे, अगर आप किताबों को करीब रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगा। और ये निश्चित रूप से आपको कभी भी निगेटिविटी नहीं फैलाएगा। दिमाग में कई भी क्वेश्चन मार्क आपका नहीं उठेगा। तो अभ्यास कैसा होना चाहिए? अभ्यास का मतलब होता है, जैसे आप अपने घर में जब रह रहे होंगे तो हो सकता है कि कई बार आपको बर्तन मांजने का काम दे दिया जाता है। चलो मान लेते नहीं भी दिया जाता तो आप देखिए उन माताओं को, उन बहनों को, उन काम करने वाले को जब बर्तन मांजते हैं ना, तो बर्तन इतना अच्छा से वो मांजते हैं कि उसका चेहरा भी उसमें नजर आता है। तो ये मांजना जो शब्द है, मांजने का मतलब क्या होता है? सफाई करना। वैसे ही जो अभ्यास होता है, जो प्रश्न होते हैं, वो अब हमारे और आपके दिमाग का एक प्रकार का डिटर्जेंट होता है, एक प्रकार का सर्फ होता है जो दिमाग को मांजता है। और मांजने के बाद दिमाग इतना ब्राइटनेस हो जाता है कि आप कोई भी काम को अच्छे तरीकों से कर सकते हैं। तो अभ्यास बहुत जरूरी है। और पास होने का सिर्फ एक ही तरीका है, अभ्यास करना। जैसे अभी अभी आप देखे होंगे कि दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया होगा या क्वेश्चन आंसर आया होगा, आप मिलाए होंगे उसमें। तो आप जो 30 मार्क हाँ बन रहे होंगे उस समय कि भाई हमारा इतने आएंगे, हमारा इतने आएंगे। और जैसे ही आपका प्रश्न आता है उसके बाद आप एकदम बिल्कुल शांत स्वभाव से बैठ जाते हैं और किसी कमरे में कोसते रहते हैं कि काश मेरा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि कोई भी परीक्षा मेहनत और एक चीज और डिसिप्लिन मांगते हैं। अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पा सकते। एकदम लिख लीजिए, डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। किसी भी देश के लिए, किसी भी बच्चा के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे ही मान लो जैसे एक मजदूर आदमी सुबह उठ के ड्यूटी जैसे जाता है, वो भाई बोल दिया कि ड्यूटी आपका 9 से लेकर शाम का 6 बजे तक का है, तो एकदम रेडी होके रहेगा। वो जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, महीने के अंत में उसको वेतन मिलता है। ठीक वैसे ही विद्यार्थी को डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो, या तो आप हो सकता है कि पढ़ाई कर रहे हैं, घर में बैठ के कर रहे हो, लाइब्रेरी में कर रहे हो, गुरुकुल में कर रहे हो, या किसी संस्था में कर रहे हो, या किसी कोचिंग में कर रहे हो, या सेल्फ स्टडी कर रहे हो। लेकिन विदाउट डिसिप्लिन आप किसी चीज को पा नहीं सकते। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं कि सावधान विश्राम, ये नहीं।
डिसिप्लिन का मतलब है कि डिमांड क्या है, किस तरीकों से सीखा जाता है, कहाँ आपको क्या काम करना, उसको डिसिप्लिन कहते हैं, अनुशासन कहते हैं, है ना। तो चलिए, आज का सवाल है आपके सामने, देखते हैं कि आपके जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो कितना आपका मजबूत है, और उसी को धारदार बनाने के लिए, उसके अंदर शार्पनेस लाने के लिए कुछ प्रश्नों का हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो दी गई है, या इस तरह की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन है आपके पास, फ्रांस है, आयरलैंड है, ब्रिटेन है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, कमेंट्स करके आप अपना उत्तर जरूर दें। ठीक है, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, तो निश्चित रूप से आप इसका जरूर स्वागत करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि क्वेश्चन में है क्या, है ना। तो चलिए, इसका करेक्ट उत्तर क्या बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो सही बात देखा जाए तो इसके करेक्ट उत्तर की जब हम बात करते हैं, तो निश्चित रूप से जब ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे बच्चा। इसका उत्तर आपका क्या हो जाता है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से ये लिया गया है। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या न्यायपालिका जो है वो कहां से लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आपने उत्तर दिया यूएसए। ठीक है, यहीं पर आपका क्या लिखा हुआ, फ्रांस है। कौन सा देश, फ्रांस। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो बड़ा ही अच्छा सा शब्द लिया गया है, न्याय, एक जस्टिस जिसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जस्टिस। इसके साथ साथ यहाँ से फ्रेटर्निटी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बंधुत्व कहते हैं, ये भी कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया। ठीक है, आपने पॉलिटी का या भारतीय संविधान का किताब पढ़ा होगा, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। तो बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन ये है कि जो हमारे देश के राज्य होते हैं, स्टेट जो होते हैं, इस स्टेट का विकास कैसे करना है, इस स्टेट के जो जनता है उसका जो डिमांड है उसको पूर्ति कैसे करना है। जैसे आप जिस राज्य में रह रहे हैं, जैसे हरियाणा में रह रहे हैं, या फिर आप बंगाल में रह रहे हैं, या झारखंड में रह रहे हैं, या यूपी में रह रहे हैं, या बिहार में रह रहे हैं, तो आप जिस स्थान पर रह रहे हैं, आपका उद्देश्य है कि आपकी सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा कार्य करे, सड़कों का निर्माण कराए, प्राथमिक विद्यालय खोले, रोजगार सृजन करे। तो भाई ये संविधान में कहीं लिखा है या नहीं लिखा है, तो निश्चित रूप से एक गाइडलाइन, मतलब ये कह सकते हैं किसी भी राज्य को, या राज्य को कल्याणकारी वेलफेयर जैसा बनाने के लिए, कि राज्य जो है जनता के लिए कुछ काम करे, लेकिन क्या काम करे उसके लिए एक डायरेक्शन देता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, नीति निदेशक तत्व। ठीक है, इसको हम लोग डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यहां से लिया गया है। ठीक है, आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें, तो आप जानते होंगे, है ना, कौन सा, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक सिर्फ डीपीएसपी की चर्चा की गई है, तो इसमें यह दिया गया है। चलिए, आयरलैंड के ही संविधान से एक और बात लिया गया है, वो क्या लिया गया है भाई। तो आयरलैंड के संविधान से आप देखे होंगे कि जो हमारे पार्लियामेंट है, जिसको हम संसद कहते हैं, और संसद के आपको पता है, जब हम सदन की बात करते हैं, तो ये सदन दो होते हैं, एक को तो हम लोग कहते हैं लोकसभा, और दूसरे को क्या कहते हैं, राज्यसभा। लेकिन इस राज्यसभा में खास बात यह है कि जो राष्ट्रपति जी होंगे, कौन, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे स्पेशल सेक्टर से, विशेष जोन से कुछ लोगों को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। क्योंकि हमारे देश में 12 नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो लिया गया है वो कहां से लिए है, आयरलैंड से लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको विस्तार पूर्वक किताबों से पढ़ भी सकते हैं। और एक है आपके पास ब्रिटेन, और अब जाहिर सी बात है, भारत में सबसे ज्यादा अगर इम्पैक्ट रहा है, प्रभावित हुआ, जैसे आपको यदि जानवरों के बीच रख दिया जाए, तो आपका बिहेव में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, आप जानवरों जैसा बिहेव करने लगेंगे। हकीकत है ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं। अगर आपको अच्छे इंसान के साथ रख दिया जाए, तो आप अच्छे व्यवहार करेंगे। आपके विद्यालय के बच्चों के साथ रख दिया जाए, तो विद्यालय के बच्चों का जो नेचर होगा वो आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि हमारे देश में लगभग 200 वर्षों तक जो शासन रहा वो किसका रहा है, अंग्रेजों का शासन रहा। जाहिर सी बात है, हम अंग्रेजों के साथ रहे तो अंग्रेजों के जैसा, अंग्रेजों का खान पान, अंग्रेजों का पोशाक भी अपना लिए। आज जो हम लोग फुल पैंट शर्ट सूट पैंट जो पहनते हैं वो अंग्रेजों का ही देना है। आज जो अंग्रेजी सीखने जाते हैं वो किनका है, अंग्रेजों का ही दिया हुआ है।
आज जिस प्रकार का पुलिस व्यवस्था है, डाक विभाग है, रेलवे आप देख रहे हैं, ये सब किसका है? अंग्रेजों का ही दिया गया। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने क्या किया? वेस्टर्न कल्चर से लिए हैं। आज भी वेस्टर्न कल्चर के हम लोग आदी हो गए हैं। कबड्डी छोड़ क्रिकेट की दुनिया में उतर आए हैं। इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं इम्पैक्ट रहता है। तो ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में बहुत कुछ लिया गया और अगर हम वो कुछ की बात करें, जो लिया गया है उसकी अगर हम बात करें, तो क्या-क्या लिया गया एक बार थोड़ा-सा देख लेते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएँगे, ठीक है? देखिए क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन आप इसको एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है ना? बहुत कुछ आपको समझने के लिए इसमें चांस मिल जाता है। चलिए देखिए, पता चलता है कि जो ब्रिटेन है, लंबे समय तक शासन किया, तो मेकिंग ऑफ लॉ ये कह सकते हैं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ ये है कि प्रोसीजर ऑफ लॉ आखिर ये किस प्रक्रिया से, किस तरह की क्रिया से विधि का कानून का निर्माण होता है। एक तो हम लोग ये लिखें, ठीक है? लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव या आप ये कह सकते हैं कि जो शासन इंडिया में किसका है? विधि द्वारा शासन। किसके द्वारा शासन? विधि द्वारा शासन, ठीक है? यहाँ तक कि हम लोग बाइकेमरल असेंबली भी लिए हैं, द्विसदनात्मक। कैसा? द्विसदनात्मक। तो यहाँ पर वर्ड आ गया द्विसदनात्मक बाइकेमरल असेंबली, जिसको हम लोग लोकसभा और क्या बोलते हैं को राज्यसभा कहते हैं। ये सब हम लोग कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए। इतना ही नहीं लिए, बल्कि ये भी लिए हैं कि सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान हमारा किस देश से है? ब्रिटेन के संविधान से है। तो इसका करेक्ट उत्तर जो है वो कौन सा है आपका वैसे? डी। लेकिन चारों के बारे में अगर आप जान जाते हैं तो आपको वहां पर आसानी होता है, इसलिए आप आराम से इसको सीख लीजिए। ये टॉपिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ-कहाँ से लिए गए हैं, कौन-कौन सा देश इसमें आया और क्वेश्चन भी आपका 2024 सीजीएल का है, आने की भी संभावना है। इसको एक बार अपने मस्तिष्क में रखें ताकि आप इसको अच्छे से तैयार कर सकें, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और वो क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर का। अनुच्छेद 158 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ठीक है? विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि ना तो वो विधानसभा का सदस्य होगा, न ही विधान परिषद का सदस्य होगा, लेकिन उसमें जाकर काम जरूर करेगा। और ये भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, जिसमें ओथ वगैरह का भी उल्लेख किया गया है, वो इसको रिप्रेजेंट करता है। जो पावर जो देता है वो कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 158 देता है। तो आपको यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर बन जाता है वो कौन देता है? तीसरी अनुसूची, ठीक है? जिसमें हम लोग शपथ वगैरह का भी व्याख्या करते हैं। लेकिन यहीं पर आपका क्या है? सातवीं अनुसूची भी दिया गया है। कौन सा अनुसूची? सातवीं अनुसूची भी दिया गया है। जाहिर सी बात है, जब हम सातवीं अनुसूची की बात करते हैं तो शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कह सकते हैं। और ये शक्तियों का जो विभाजन है, यह किस प्रकार से किया गया है? तो आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ पावर तो केंद्र सरकार के पास है, कुछ पावर राज्य सरकार के पास है और कुछ पावर किसके पास है? आपका दोनों के पास है। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। इसलिए आप ये कह सकते हो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और एक आपका आता है कंक्यूरेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती सूची कहते हैं, ठीक है? फिर आ जाता है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? भारत का पहला अनुसूची संघ, यूनियन है ना, संघ एवं इसके राज्य। ये ठीक वैसा ही है, माता पिता और उसके बच्चे, ठीक है? तो संघ का मतलब हमारा कौन हो गया? भारत। और इस भारत में हर जगह अलग-अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं। तो सुविधा के लिए इनको क्या कर दिया गया? बाँट दिया गया कि भैया तुम अपने राज्य का नाम बदल लो, कुछ भी रख लो। आज हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, फ्यूचर में और भी होने वाला है। इस संघ का एक अपना नाम दिया गया, जिसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? भारत कहते हैं। और कुछ भाषाओं में अगर देखा जाए तो इसको इंडिया भी कहते हैं। बाकी जितने भी नाम हैं सब कॉलिंग नेम है, पुकारू नाम है। इसको निक नेम भी कह सकते हैं कि आर्यावर्त है, जम्मू द्वीप है या हिंदुस्तान है, ठीक है? इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। संवैधानिक नाम कौन सा है? भारत, या तो फिर क्या है? इंडिया है, ठीक है? जब हम पांचवी अनुसूची की बात करते हैं, ठीक है, किसका? पांचवी अनुसूची की बात करते हैं, तो पांचवी अनुसूची में आपके लिए क्या दिया गया है? तो जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं और जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं ना, अनुसूचित जाति
और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइबल किसको कहते हैं? तो शेड्यूल ट्राइबल वो लोग हैं जो खास करके जंगलों में अपना जीवन यापन करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जिनका कल्चर बहुत ही डिफरेंट है। मतलब आज भी अगर अंडमान निकोबार के जारवा या जाखा जनजाति अगर आ जाए तो सेल्फी लेने के लिए आप लोग दौड़ने लगेंगे। क्यों? एक तो उसका हाइट कम है, चेहरा इतना बड़ा होता है, मोर के पंख लगाए होते हैं और कपड़े भी आधा से कम ही पहनते हैं। कुल मिला के वो कृष्ण जी बने होते हैं, तबला ढोलक लेके घूमते रहेगा। तो कई बार उसका कल्चर जो है उसको अलग, हम मेन समाज जो मेन कोर जो सोशल है उससे बिल्कुल क्या है, अलग है। तो इस व्यक्ति, इस समुदाय को एससी शेड्यूल कास्ट वाले और शेड्यूल ट्राइबल वाले जो कास्ट हैं, इनके लिए कुछ विशेष स्पेशल प्रोविजन किया गया है। विशेष प्रोविजन किया गया है, ठीक है। विशेष प्रोविजन आपको बता दें, हमारे देश में एक धारा है, धारा मतलब इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। वैदिक काल में एक पुराण होता था गरुड़ पुराण, जिसमें जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी तरह का सजा दिया जाएगा। ठीक हमारे देश में बीएनएस, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता आजकल हम लोग इसको कहने लगे हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि बीएनएस जो नया वाला आया है 2024 का जो बीते आया है, मतलब उसको हम 25 के रूप में देखते हैं, उसमें धारा 358 की जब हम बात करेंगे ना, तो उसमें ये कह सकते हैं कि आप किस अपने ही दोस्त को अगर कुछ ऐसा शब्द बोल दिए जिससे वो आघात हो गया, उसको बेकार फील होने लगा, या उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को चोट लगता है, जैसे बोल दिए अरे मोटका, मोटका बोल दिए उसको, मोटू या मोटका बोल दिए, उसको बोल दिए, कुछ भी बोल दीजिए, उसके जाति सूचक शब्द से बोल दिए। जैसे आप लोग कभी सुने होंगे, हिंदी की किताब वगैरह में अगर पढ़े होंगे, 9-10 में अगर किताबों से दर्शन हुआ होगा आपको कहीं, क्योंकि आपको तो पता होगा कि बच्चे किताब तो रखते हैं लेकिन उसके सही मायने में अर्थ नहीं समझ पाते है ना। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अब तेली कास्ट जो होगा वो तो बवाल कर देगा, है ना। तो पहले के जो लेखक लोग और कवि लोग भी जो होते थे वो ज्यादातर गरीब आदमी को मोहरा बनाते थे, है ना। तो बोल दिया जाए धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अब धोबी जो जाति का होगा भाई उसको गुस्सा आने लगेगा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसको कास्ट के रूप में जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आप किसी को जाति सूचक शब्द से पुकार रहे हैं, तो ये हमारे देश के प्रावधान में नहीं है। और ये आपका 5वीं अनुसूची जो शेड्यूल कास्ट को और एसटी को ये सपोर्ट करता है कि आप इनको दबाएंगे नहीं, इनको अगर कहीं पर इनको ऊपर उठने के लिए सहारा दिया जाएगा, इस तरह के बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। तो ये आपका 5वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात अगर हम लोग करें तो 395, लेकिन अनुसूचियों की बात करते तो उसकी संख्या कितना है, तो उसकी जो संख्या है वो कितना है, 12 है, ठीक है। चलो चलो, हाँ जी, तो रुकावट के लिए खेद है। कई बार देखिए टेक्निकल चीजें यहाँ तो इंसान बीमार पड़ जाता है, ये तो समझ रहे हैं कि टेक्निकल चीजें तो कई बार लाइट फाइट का झंझट हो जाता है, तो थोड़ा बीमार हो गया था। वैसे भी ठंड का मौसम है तो जानते हैं कि बोर्ड वगैरह डिजिटल बोर्ड जो होता है ना, थोड़ा अप डाउन बैटरी उटरी का सिस्टम हो जाता है ना, तो बैटरी था नहीं। आ जाते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग लगे रहे होंगे। चलो आ जाओ, ठीक है। ऊर्जा बनाए रखो, नौकरी। देखो, अगर बेरोजगारी के अभिशाप को हटाना है तो ये सब जो आशीर्वाद दिया जा रहा है इसको झोला भर भर के रखा करो, ठीक है। चलो, क्या क्वेश्चन है? तो इसमें अनुच्छेद 1 में क्या है, तो एकदम सही आंसर इसका क्या आ जा रहा है? अनुच्छेद 1 की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 1 की बात करते हैं तो ये है आपका इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। मतलब कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। और जिसको भारत हम कहते हैं वही हमारा क्या है, इंडिया है। तो करेक्ट उत्तर क्या आ गया बच्चा? सी। और आपको ये भी पता होगा कि हमारे देश में जो खास करके भारत का जो विशेषता है, फीचर्स है भारतीय संविधान का, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो व्हाट इज द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो समथिंग फीचर्स है इसका। और वो फीचर्स क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं कि जो विशेषता, आपकी भी एक विशेषता होगी, बहुत बोलते होंगे, बहुत हंसते होंगे, है ना, बहुत बदमाशी करते होंगे, तो वैसे इसका भी विशेषता है। तो संविधान की विशेषताएं, हर चीज की अपनी एक विशेषता होता है, यस या नो, हर व्यक्ति का अपना एक विशेषता है, ठीक है।
आपका क्या विशेषता है, आईने के सामने खड़े होकर जरूर सोचिएगा और डायरी में लिखिएगा कि आपकी क्या विशेषता है। तो क्या है संविधान की विशेषता? पहला विशेषता तो ये कहता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और भारत का जो सिस्टम है वो है संसदीय व्यवस्था, यहाँ पर है संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मतलब संसद के माध्यम से देश को कंट्रोल किया जाता है और संसद में वही लोग बैठते हैं जिसको जनता अपने वोट से क्या करती है, मतलब वोटिंग करके भेजती है, अपने मनपसंद व्यक्ति को निर्वाचित करती है। ये सारे मेंबर जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, सिलेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, इलेक्शन के माध्यम से इनको दिया जाता है और जहां जनता अपना वोट दे अपने मनपसंद राजा को चुनने के लिए, हम उसी चीज को क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेमोक्रेसी, जिसका सही मायने में अगर देखा जाए लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब जनता का तंत्र, तंत्र का मतलब क्या है, सिस्टम, जनता वाली व्यवस्था। जनता वाली व्यवस्था को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी बोलेंगे। मतलब जनता का शासन। भारत में किसका शासन होता है? जनता का शासन होता है। जनता खाने पीने और कमाने में बिजी रहता है तो कहते हैं ये काम करो यार, हम आपको वोट देते हैं, हमको कमाने दो, तुम देश को चला लो। और वैसे ही हमारे देश में कुछ मेंबर को चुनकर भेजा जाता है जिसको एमपी कहते हैं। और इसी एमपी में से एक मेन एमपी, मुख्य एमपी बनता है, जिसको हम लोग पीएम कहते हैं। और आज के समय में हमारे देश के पीएम का नाम मुझे लगता है सबको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे देश की सरकार चुनी जाती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 की बात अगर करें, देखो सॉल्व करो इसको, 1 मिनट के लिए आपको दे देते हैं। क्या है भाई ये क्वेश्चन का उत्तर, देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कई बार तो ऐसा होता है ना कि जो चीज पढ़ते हो वही एग्जाम में आ जाता है, वही एकदम सुबह पढ़ा और एकदम तुरंत मिल जाएगा नाश्ते में वही क्वेश्चन, है ना। अभी हम लोग विशेषता पढ़ रहे थे, क्या था विशेषता? अब यहाँ देखो, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से ऐसा लक्षण, कौन से ऐसे विशेषता भारतीय संविधान में नहीं है? दोहरी नागरिकता। एक बात बताओ भाई, यदि आप हरियाणा में रह रहे होंगे तो क्या हरियाणा का एक आईडी होगा आपका और एक भारत का आईडी है? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि भारत राज्यों का क्या है, संघ है। इसका मतलब यह है कि आप भारत से अलग नहीं है, भारत के अंदर ही है। इसलिए हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग निर्वाचन आयोग कहते हैं, वो हमें एक मतदाता पत्र देता है, वोटिंग आईडी देता है, या वोटर आईडी जिसको कहते हैं। तो ये हमारे लिए क्या होता है, पहचान पत्र को इंडिकेट करता है कि आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। इतना तो हो ही गया, लेकिन आज के समय में ये भी कहा गया कि भैया ये तो आजकल तो डुप्लीकेट भी बन जाता है। तो अब लोग क्या किया कि चलो आधार कार्ड पे आ जाते हैं, आधार कार्ड भी कहीं ना कहीं आपका भारत के ही पूरा का पूरा एरिया में आपको चलता है। तो याद रखिएगा, हमारे देश में दोहरी नागरिकता नहीं है, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ये वाला पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। मेरे ख्याल से ये सब जानते होंगे कि भारत कठोरता और लचीला का मेल है, तो मिक्सचर ऑफ है ना, फ्लेक्सिबल एंड रिगिड आप कह सकते हैं। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लचीला भी है और कठोर है, दोनों का कंबाइंड है। ठीक है, दोनों मतलब मिश्रित रूप है। स्वतंत्र न्यायपालिका, जानते होंगे स्वतंत्र न्यायपालिका, अभी अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, आप फ्रीडम ऑफ जुडिशरी कह सकते हैं। हमारे देश की न्यायपालिका का क्या स्वतंत्रता है? हमारे देश की न्यायपालिका की इतनी स्वतंत्रता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोल दिया कि हरियाणा में इतना तारीख को एग्जाम हो जाना चाहिए, बिहार में इतना तारीख को एग्जाम हो जाना चाहिए, या यूपी में इतना तारीख को एग्जाम हो जाना चाहिए, तो बोर्ड को एग्जाम कराना पड़ेगा, कुछ कारण अगर ना हो तो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कोरोना वाला मामला आ जाए तो उस समय तो एक अपवादी चीज हो जाता है, लेकिन नॉर्मल टाइम में अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो आपको मानना पड़ेगा। किस लिए? स्वतंत्र है, इसको आप रोक टोक नहीं, ना ही एग्जीक्यूटिव इसमें इंटरफेयर कर सकता है, ना ही लेजिस्लेटिव इसमें इंटरफेयर करेगा, ना ही कार्यपालिका इसमें इंटरफेयर कर सकता है, और ना ही आपका विधायिका इसमें इंटरफेयर करता है। ये वाला प्रोसेस हम लोग किससे लिए थे, अभी अभी पढ़े थे आप लोग, कहां से लिए थे? यूएसए से। ठीक है, एक चीज और है आपका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका सार्वभौमिक। ये वर्ड ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सार्वभौमिक। ठीक है, सार्वभौमिक क्या होता है? कई बार तो ये क्वेश्चन ही आ जाता है, बताओ सार्वभौमिक का क्या अर्थ है? सार्वभौमिक का मतलब भारत के रहने वाले सभी लोग जिसका उम्र कितना हो गया है,
18 वर्ष। पहले ये थोड़ा अलग था, पहले 21 वर्ष था, अब कितना, 18 वर्ष। 18 वर्ष वाले आयु के सभी लोग जिसका मतदाता सूची में नाम है, उसको एक वोट देने का अपना क्या होगा, अधिकार होगा। ये हमारे संविधान की एक विशेषता है कि अपना राजा को स्वयं सिलेक्ट कर सकता है, कौन उसका, उसके क्षेत्र का पसंदीदा राजा है। तो अच्छा है, मतलब आप अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इसका उल्लेख भी किया गया है। चलते हैं आगे, अगर इसका आंसर पूरा हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं है, जब सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में लाया गया है, देखिए आया हुआ है, एसएससी सीजीएल टायर 1 में लाया गया है, लगभग नए लेटेस्ट ही क्वेश्चन है ना। चलो, इसका क्या उत्तर बनेगा बताओ, आप बता सकते हैं एक बार, देखिए भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम आयरलैंड। तो आयरलैंड हमारे देश का एक बहुत ही मतलब करीबी देश रहा है, आप जानते होंगे। और ये जो आयरलैंड है, ठीक है, लोहे उद्योग के लिए बड़ा फेमस रहा। किस उद्योग के लिए, आयरन फैक्ट्री, इस्पात वगैरह के लिए बहुत फेमस रहा है। चलो, तो समवर्ती सूची की जब हम बात करते हैं बच्चा, तो ये तो लिया गया कहां से, ऑस्ट्रेलिया से ले लिया गया है ना। वेरी गुड। कानून का शासन की बात करते हैं तो ये कहां से ले लिया गया, ब्रिटेन से ले लिया गया। कहां से, ब्रिटेन से ले लिया गया है ना, ब्रिटेन से ले लिया गया। और जब हम मूल अधिकार की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो कहां से ले लिया गया, यूएसए से लिया गया। अब एक बात बताओ, मैं आपको जब बता रहा हूं तो चारों ऑप्शन के बारे में मुझे पता है। ये तब होता है जब आप पूरी किताब एक बार आप पढ़ लेंगे तो चारों ऑप्शन का ऑपरेशन कर देंगे। क्योंकि जो बच्चे पढ़े उनको पता है, लेकिन जो नहीं पढ़े वो नहीं कर पाएगा। और जानते हैं एक और फायदा इसका, अगर आपको बता दें कि अगर वो टॉपिक में 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन अगर पता है तो तुक्के भी आराम से मारा जा सकता है। तो नहीं, जब नहीं आता है तो तुम लोग क्या करोगे, राम के नाम पर A B C D करके आ जाते हो, गलत हो जाता है। मूल अधिकार कहाँ से, यूएसए से। राज्य के नीति निषेध तत्व डीपीएसपी कहाँ से लिए गए, अभी अभी पढ़े थे, आयरलैंड से। कहां से, आयरलैंड से, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट उत्तर होगा। इतना है नहीं, आयरलैंड के संविधान से हम लोग 3 बातें याद रखें। पहला क्या, तो डीपीएसपी। दूसरा क्या है, तो दूसरे की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कुछ विशेष क्षेत्र से लोगों को मनोनीत किया जाता है। इतना ही नहीं, जो राज्यपाल हैं उनको किस प्रकार से नियुक्ति किया जाए, इसका भी प्रावधान यहां से किया गया, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए, लो, भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया किस संविधान से प्रेरित है, ठीक है। द लॉ मेकिंग द प्रोसीजर इन इंडियंस इंडिया इंस्पायर्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन। किससे इंस्पायर्ड है हम लोग, किस व्यक्ति किस देश से प्रेरित हो गए हैं। मैंने आपको क्या बोला, जिसके साथ रहोगे उसी से प्रेरित हो जाओगे, बोलोगे अरे उसका बात मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। मतलब ये बात जान जाइए कि अगर ये आपके दिमाग में ये बात आ गया कि उसके बात हमें बहुत अच्छी लगती है या अच्छा लगता है, या ये दिमाग में आ जाए कि उसके बिना एकदम नहीं रहा जा सकता है, तो समझ लीजिए बर्बादी की आप पहला सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं। समझ में आया बात, आ जाओ। तो हम लोग बर्बाद नहीं, देखो ब्रिटेन वाला से हम लोग को बहुत मजा आ रहा था, खूब नौकरी उकरी देने लगा, बाद में पता चला कि हमारा शोषण कर रहा था, फिर हम लोग आंदोलन आंदोलन किए। और उस समय तो आंदोलन करने के लिए टाइम था, आपके लाइफ में जब भुजाल आएगा तो टाइम हम नहीं रहेगा, तब तक टाइम जा चुका होगा। तो चलो क्वेश्चन इसका करते ही, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप लोग सभी आंसर दे रखे होंगे, है ना। और इसका आंसर क्या बनेगा भाई, इसका आंसर बन जाता है, अपने आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया। वाह, वेरी गुड, है ना, ब्रिटेन से लिया गया है करेक्ट उत्तर। तो यहीं पर फिर से यूएसए आ गया, तो फटाफट हम इसको जान जाएंगे कि भैया यूएसए से क्या लिया गया। अरे सर फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। अरे सर पहली बार थोड़ा अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रपति जी हैं, कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल सकते हैं या प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, राष्ट्रपति को बिफोर टाइम, समय से पहले, राष्ट्रपति को समय से पहले, ये क्या होता है समय से पहले, समय से पहले का मतलब है कि इनका कार्यकाल 5 साल का है। और ये ना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं,
डिसक्वालिफाइड हो जा रहे हैं, ठीक है, अनफिट हैं ये, अपने काम को सही मायने में फॉलो नहीं कर पा रहे, तो हम इनके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया चला सकते हैं। तो राष्ट्रपति को अपने पद से समय से पहले हटाने के लिए एक प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट, महाभियोग। और इस बात का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल 61 में किया गया है। ठीक है, ये तो लिया गया ही है। इतना ही नहीं, आप कह सकते हैं कि जब हम यूएसए की बात करते हैं तो यहां से कुछ और भी लिया गया है। और वो क्या लिया गया, बोला कि भैया स्वतंत्र न्यायपालिका, कैसा, स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका वैसे तो 1935 का ही है, लेकिन देखा जाए तो आप इसको कर सकते हो न्यायपालिका, अभी हम लोग पढ़े थे ना। लेकिन यहाँ पर है न्यायिक पुनर्वलोकन। कौन सा, न्यायिक, न्यायिक पुनर्वलोकन, पुनर्वलोकन। ये क्या होता है न्यायिक पुनर्वलोकन वर्ड, इसको बोलते हैं जुडिशरी रिव्यू। जुडिशरी रिव्यू का क्या मतलब होता है, जुडिशरी रिव्यू का मतलब यह है कि अगर इस बात को आपको जानना है कि जुडिशरी रिव्यू क्या है, इंपोर्टेंट कितना है, ये जान जाओ। अब एक बात बताओ, जुडिशरी रिव्यू की अगर हम बात करें तो ये कहां से लिया गया, यूएसए से लिया गया। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनर्वलोकन। क्या होता है न्यायिक पुनर्वलोकन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सुप्रीम कोर्ट अगर आप पढ़े होंगे फ्यूचर में तो आपको ये पता भी चलना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो सीख लेते हैं। पर कितना जरूरी है ये न्यायिक पुनर्वलोकन, किस देश से लिए, तो आपका उत्तर आएगा ये हमारा जो लिया गया है पुनर्वलोकन वाला, ये हम लोग यूएसए से लिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि सर ये है क्या, ये ऐसा है, जैसे मान लीजिए हमारे देश में क्या हुआ ना कि एक केस हुआ जिसको हम लोग निर्भया केस कह सकते हैं, आप सभी को मालूम होगा निर्भया केस। तो निर्भया केस में देखा यह गया कि सुप्रीम कोर्ट ने, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके अपराधी थे उन सभी को फांसी की सजा सुनाया, सिवाय एक को, है ना, फांसी की सजा मिला। लेकिन इसके जो वकील थे, मतलब जिस अपराधी को फांसी लगने वाला है, उसने भी अपने तरफ से वकील किया कि भैया हमको फांसी नहीं लगना चाहिए। पता चलता उसके वकील साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक पटिशन डाला और वो पटिशन था जुडिशरी रिव्यू का, उसको बोलते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन। मतलब कि आप जो सजा सुनाए हैं एक बार फिर से जांच कीजिए, हो सकता है कहीं गलती उल्टी हो गया हो, तो इसको बोलते हैं जुडिशरी रिव्यू। मतलब जो एक बार सजा सुनाया गया है उसमें बदलाव किया जा सकता है, वो कौन कर सकता है, तो वो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट स्वयं कर सकता है, हाई कोर्ट स्वयं कर सकता है, और न भी रहे तो लास्ट में राष्ट्रपति जी भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यायिक न्यायिक पुनर्वलोकन है तो ये हमारा किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। अपने ही जो ऑर्डर है या उनका जो आपका आदेश है या उनका जो फैसला है, उनका केस का फैसला है, वो अपने ही केस को बदल सकते हैं। जैसे हमारे देश में एक और शब्द है प्रस्तावना, ठीक है, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शुरू में तो ये कहा जा रहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है केशवानाथ भारती बनाम केरल राज्य का मामला में कि बाद में कहता नहीं नहीं नहीं, प्रस्तावना जो है ना वो क्या है, संविधान का भाग है। तो ये बात किसने बदला, ये भाग स्वयं किसने बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ही बदल दिया। तो मेरा मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकती है। अब आप तुम लोग करो, आपने तो वादा किया था ये चीज करने का, भाई यार सुप्रीम कोर्ट जब बदल सकता है तो हम और आप किस खेत का मूली हो सकते हैं, बताओ, बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बिल्कुल बदलो, जरूरी भी है ना, नहीं बदलोगे तो मार्केट से बाहर हो जाओगे, है ना। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं पहले, देखिए, हाँ लो, आसान क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया की प्रशंसा किसने की थी। ये क्वेश्चन देखिए वैसा ही है, अगर इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ गए तो अगर हम वहां पे होते उस एज में तो ये क्वेश्चन आ गया होता तो हम छोड़ के आ जाएंगे, क्यों, अरे भाई ये किसने कहा है। अब इतना संविधान की किताब, हम तो इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, विदेशी वाले में क्यों पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन को आपको उस समय न भी अगर आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर जिस जो व्यक्ति देगा उसका एक नंबर समझ लो कि कम से कम तो 10,000 बच्चों से आगे हो जाएगा, राइट। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है, केसी वियर, इवोर जेनिंग्स, एच एम सरवाई, किसने कहा था
तो आप लोग कभी नाम सुने होंगे, ये केसी वेयर, क्या नाम इनका, केसी वेयर बोलते हैं इनको। इन्होंने इस बात को कहा कि जो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया बहुत जरूरी है। संशोधन का क्या मतलब होता है, हम लोग कई बार क्लास में चर्चा करते हैं कि संशोधन क्या होता है ना, अमेंडमेंट है। आप लोग भी अपने जीवन में संशोधन करते होंगे, यस या नो। अगर गलती से लिखना है, लिख दिए आप कुछ और, जैसे मान लीजिए कि कोई सेंटेंस ही लिखना होता है और मान लीजिए कि कोई स्पेलिंग लिख रहे हैं और स्पेलिंग आपका गलत हो गया, तो तुरंत बचपन में आपको मिलता होगा पेंसिल और इरेजर, उससे क्या कर देते थे, मिटा देते थे। मिटाने का मतलब क्या होता है, संशोधन करना। क्यों? क्योंकि आप अपनी गलती में क्या कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। तो हमारा देश जो है ना वो विकसित नहीं है, हमारा देश कैसा है, विकासशील है। और जो विकासशील जो देश होता है ना बच्चा, इसकी एक खास बात है, जितना आगे आएगा, पहले हम लोग चलते थे पैदल, फिर चलने लगे साइकिल पे, मैंने घोड़ा वोड़ा इस पे चलने लगे, फिर चलने लगे किस पे, तो बैलगाड़ी वगैरह पे चलने, फिर किस पे, तो साइकिल पे, फिर किस पे चलने लगे, तो मोटर गाड़ी पे चलने लगे, बाइक पे चलने लगे, फिर किस पे चलने लगे, तो पता चलता है कि हम लोग अब आजकल हेलीकॉप्टर और प्लेन वगैरह का, अब तो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हेलीकॉप्टर प्लेन नहीं, अब हमारा एक ऐसा पर्सनल होगा, एक ही आदमी बैठेंगे उड़ के चले जाएंगे। तो अलग अलग डिमांड चल रहा है। इसका मतलब हम लोग अभी विकासशील हैं, आगे और बढ़ना चाहते हैं। तो जो देश विकासशील है उसके संविधान में ये शब्द होना जरूरी था, कौन सा, संशोधन। ठीक वैसे ही जैसे आपके बाल अगर बढ़ जाते हैं तो सैलून में जाके कटिंग करवा लेते हो, यस या नो, कराते हो जी, नहीं कराते हो, भाई कटिंग कर देना, और ऐसा कटिंग करो जो सामने वाला एकदम बेहोश हो जाए, ऐसा ही उद्देश्य होता है। अच्छा, अगर कोई कटिंग करा के निकला और बगल वाला बोल दिया, ठीक है, अरे वाह क्या कटिंग की हो यार, तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपका विपरीत जेंडर वाला अगर बोल दिया, फिर तो आपको नींद ही नहीं आएगा, है कि नहीं। विपरीत जेंडर समझ गए होंगे। चलो, तो इसका मतलब है संशोधन, और ये संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली है उसको थोड़ा सा जान जाओ, वो क्या है देखो। संशोधन वर्ड तो समझ में आ गया, बहुत जरूरी है ना। लेकिन ये जरूरी है कि सर ये संशोधन, संविधान संशोधन जो शब्द है, संविधान संशोधन, आप लोग क्रिकेट अगर देखते होंगे ना, तो एक बात बता दें आपको कि एक समय रहा, मतलब 80 के दशक और 90 के दशक के बीच में साउथ अफ्रीका की टीम बहुत मजबूत थी। और साउथ अफ्रीका की टीम में एक बहुत अच्छा, मतलब क्रिकेटर बोलो, जिसका नाम था जोंटी रोड्स। इतना अच्छा वो फील्डर था कि उससे सबको पॉइंट में अगर उसको खड़ा कर दिया ना, तो भैया वो उसको कैच सबका पकड़ लेता था। तो जोंटी रोड्स नहीं, बल्कि ये कह सकते हैं पूरे विश्व में ये फेमस हो गया कि अगर आपको फील्डिंग करना है तो जोंटी रोड जैसा करो। मतलब वो जंप करके सब चीज बॉल उनको पकड़ लेता था। इसका मतलब ये था, लेकिन हाँ फील्डर भी बहुत अच्छा है, बॉलर भी अच्छा है, बैट्समैन भी अच्छा है। दुर्भाग्य बात यह था कि वह वर्ल्ड कप मतलब कभी भी नहीं लेकर आया, तो नुकसान उसका हो गया। तो ये कह सकते हैं कि संविधान संशोधन, अपने देश में संशोधन किया कि हमें प्लेयर को हटाना पड़ेगा, कौन सा प्लेयर हटेगा कौन सा प्लेयर नहीं हटेगा, फिर जाके फिर वो जीता। तो संविधान संशोधन जो शब्द जब भी आ जाए आपके एग्जाम में कि संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से लिए हैं, तो उत्तर आ जाएगा कौन सा, साउथ अफ्रीका से लिए हैं। कहां से लिए हैं, साउथ अफ्रीका से। संविधान संशोधन, भारत के संविधान में इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो भारत के संविधान में इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 368 में किया गया है। ठीक है, इतना ही नहीं, जो संविधान संशोधन होता है उसके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है विशेष बहुमत, एक होता है सिर्फ सिंपल बहुमत, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस, या कह सकते हैं और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। तीन प्रक्रिया से ये किया जाता है। ठीक है, चलो, जब संविधान संशोधन की बात आ गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पे आते हैं। लो भाई, एक और क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता रिपब्लिक किस देश से ली गई है, द रिपब्लिशियन फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। बताओ, ये तो अच्छा सवाल है जी, चलो बता दोगे। फ्रांस से लिया गया है, वाह वाह वाह, इसका मतलब ये विद्यार्थी पढ़ते हैं। बताओ, तुम लोग सोते हो और ये लोग विद्यार्थी पढ़ते हैं, देखिए जबरदस्त है, अच्छा है। ठीक है जी, आंसर तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन देखना ये है कि क्या चारों पांचों के बारे में आ जाते हैं भाई। एक आ गया कौन सा है जी, फ्रांस, अभी अभी पढ़े थे सर, यहीं से हम लोग लिए हैं गणतंत्र, कौन सा, गणतंत्र, गणतंत्र लिए हैं।
कोई नहीं, अभी संशोधन हमें भी करना पड़ेगा, अभी तो पढ़ाए थे, गलत हो गया था भाई। ठीक है, संशोधन कर लेते हैं। हाँ, तो गणतंत्र, रिपब्लिक बोलते हैं इसको। एक शब्द और लिए हैं जिसको क्या बोलते हैं, न्याय। एक शब्द और लिए हैं जिसको क्या बोलते हैं, बंधुत्व। ये तीनों शब्द कहां से लिए, फ्रांस से लिए। अब यहाँ गणतंत्रात्मक लिखा हुआ है। लेकिन आप लोग के सामने अगर ये बोल दिया जाए कि ये बताइए गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, रिपब्लिक का क्या अर्थ होता है, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, प्लीज एक्सप्लेन मी। तो आपका एक लाइन ही, वन वर्ड में क्या आंसर आएगा। तो देखिए, गणतंत्र का मतलब होता है हमारे देश की जो शासन था, देश को जो चलाते थे, पहले ऐसे चलाता था, राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। ऐसी अगर व्यवस्था है तो हम कहेंगे कि ये ना जेनेटिक है। कैसा है, जेनेटिक, इसको अनुवांशिक कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अनुवांशिक। और ये वाला प्रक्रिया अभी भी ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में राजा वही, मतलब आप लोग पढ़े होंगे ना, लास्ट टाइम जब आपको 1858 की क्रांति, 1858 में जब क्रांति हुआ, विद्रोह हुआ, तो उस समय रानी विक्टोरिया थी। उसी का खानदान अभी भी ब्रिटेन में चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है वहां पर गणतंत्र जैसे चीज नहीं है। गणतंत्र का मतलब है कि जो बड़ा बड़ा जो पद है, जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, जो व्यक्ति योग्य होगा, आम जनता भी, चाहे वो नीच जाति से हो, चाहे उच्च जाति से हो, चाहे वो स्वर्ण जाति से हो, चाहे वो खास करके शूद्र जाति से हो, या एससी हो, या एसटी हो, या जनरल हो, या ओबीसी हो, या कोई भी आदमी हो, अगर उसके अंदर योग्यता है तो वह बड़े पद पर जा सकता है। और जिस देश में ऐसा चीज है, जिस देश ने ऐसा अपनाया है, हम उसको क्या बोलेंगे, वो देश क्या है, गणतंत्र है। हम लोग ये कब अपनाए, तो हमारा जब संविधान आया, फिर संविधान बनकर तैयार हो गया, तो हम लोग ने अपने आप को 26 जनवरी 1950 को ये तय कर लिए कि स्वतंत्र तो हम लोग है ही, लेकिन आज से हम लोग क्या हो गए हैं, गणतंत्र हो गए हैं, रिपब्लिक हो गए। बड़े पद पर भारत का कोई भी व्यक्ति जा सकता है। तो ये होता है गणतंत्र का अर्थ। मेरे ख्याल से ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड अभी हम लोग इतना पढ़े तो समझ ही गए होंगे। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लो, ये क्वेश्चन का भी एक अलग ही, है ना, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है भाई, किस अधिनियम के तहत, अधिनियम का मतलब आपको पता होगा कानून व्यवस्था है, क्या है ये, कानून व्यवस्था है। और यह किस कानून के तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया, है ना। इसका मतलब क्या था, कौन सा ऐसा कानून आया और उस कानून के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस कर दिया गया, और फिर क्या किया गया, राजा या रानी का इंडिया में शासन हो गया। मतलब भारत में जो भी एक्शन लिया जाएगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं लेगी, बल्कि वो कौन लेगा, वो क्राउन लेगा, जो ब्रिटेन का राजा या रानी हुआ करते थे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या बनेगा भाई। इसका उत्तर की अगर हम बात करें तो बहुत आसान सा उत्तर है। आप लोग देखिए, इसको छाट दीजिए, पिट्स इंडिया एक्ट, है ना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल के रूप में बन गए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत भारत में क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इतना ही नहीं, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के लिए इसमें घोषणा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट बनाओ। कौन सा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, उसके बाद एक निदेशक मंडल बनाया गया, जिसमें मेंबर रहेंगे, 4 सदस्य रहेंगे, और चारों का बॉस कौन रहेगा, गवर्नर जनरल रहेगा। तो गवर्नर को जनरल पद मिला। ठीक है, लेकिन ये नंबर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आपको याद होगा कि 1857 की क्रांति का परिणाम परिणाम यही हुआ कि रानी विक्टोरिया को लगा कि भारत में शासन किसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ईस्ट इंडिया कंपनी इतना बेकार शासन किया है कि वहां के जनता ने पिस्टल उठा लिया, वहां के जनता बारूद उठा लिया, वहां के जनता बम फोड़ने लगे, विद्रोह हो गया। तो जब रानी विक्टोरिया को इस बात का पता चलता है, तो रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है, और लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद के मिंटो पार्क में ही पढ़ते हैं इस कानून को। आपको पता होगा इलाहाबाद में एक मिंटो पार्क है, वहीं पर यह कानून पढ़ा गया, और उस कानून में लिखा गया
भैया ये अधिनियम लागू हो गया। कौन सा अधिनियम? 1858 का। और ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इंडिया में किसका शासन आ गया? क्राउन का शासन आ गया, राजा या रानी का शासन आ गया। और इतना ही नहीं, जो हमारे देश का गवर्नर जनरल था उसे क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। क्या बना दिया गया? वायसराय। वायसराय भी एक पोस्ट हुआ करता था, ठीक गवर्नर जनरल जैसा था। चलो, तो इसका उत्तर क्या बन गया? डी बन गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका है होम गवर्नमेंट, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया को ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति उत्तरदायी कब बनाया गया? अब ये क्वेश्चन देखोगे तो अब बेहोश हो जाएंगे। अब कहे सर ये सब तो नहीं आता सर, है कि नहीं जी? आप लोग आंसर देना चाहेंगे बच्चे, बताओ। तो फटाफट कमेंट्स के आंसर दे दीजिए। कौन सा ऐसा था? अब आपको याद नहीं है, क्या कहे याद नहीं है तो क्या करेंगे, लेकिन जो लड़का या लड़की या जो भी हो, अगर आप पढ़े होंगे भारत का संवैधानिक विकास, कौन सा विकास? संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है, उसके आप सारे एक्ट अगर पढ़ेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये बोल रहा है होम गवर्नमेंट परिवर्तन करके भारत का राज्य सचिव बना दिया गया। आइए, राज्य सचिव 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या आया था? इसमें आया था कि देखिए, भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रत्येक साल 1 लाख रुपया खर्चा किया जाएगा। तो पहला तो कैंसिल हो गया, हम एलिमिनेशन कर दे रहे हैं तो याद हो जाएगा आपको। 1858 में तो वायसराय का पोस्ट आया। कौन सा पोस्ट? वायसराय का पोस्ट आ गया। ठीक है, वायसराय का पोस्ट आ गया। और अगर हम लोग बात करें किसका, अगर बात करें 1857 में तो कुछ भी नहीं था यार, इसमें तो विद्रोह ही चल रहा था। 1857 के क्रांति विद्रोह चल रहा था ना। लेकिन हम लोग बात करते हैं किसका? 1833 का चार्टर एक्ट जो था, इसमें आपका भारत का गवर्नर जनरल भी बनाया गया और जो होम गवर्नमेंट है उसको परिवर्तन करके राज्य सचिव, सेक्रेटरी का पद दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उत्तर डी फॉर डॉग। ठीक है, चलो। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, यस या नो। हम लोग बात करेंगे आगे, आप लोग के लिए इस तरह का सेशन आपको कंटिन्यू लाया जाएगा। और इस सेशन को और अच्छे से आपको मजबूत अगर करना है तो उसके लिए सबसे सरल सा उपाय तो ये है कि आप पहले किताबों से रूबरू हो जाइए और प्रत्येक दिन अभ्यास करने के लिए इसी टाइम पर आप विद्या भारती गुरुकुल यूट्यूब पे आप आए, अभ्यास कीजिए और अपने तैयारी को एक अच्छे पकड़ बनाए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय